हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। आज का ये एपिसोड मैं मुंबई में अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा हूं और हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं कनाडा से। बचपन में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो और जीवन में आगे बढ़ो। आज के हमारे गेस्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। बाजार में शायद ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इतनी ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशंस हासिल की है। आवर गेस्ट फॉर टुडे इज़ अ CFA, ही इज़ अ CMT, ही इज़ अ CFT एंड ही इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस। इसके अलावा ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट भी है। इन्होंने अपनी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखी है, ये अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने में भी कर रहे हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट विच इज अ ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। इंडिया में ऑप्शंस की बहुत ही डिटेल्ड जानकारी और इंसाइट्स बहुत ही कम लोगों के पास है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे गेस्ट उनमें से एक है। तो चलिए स्वागत करते हैं शुभम अग्रवाल जी का। Welcome to the show, Shubham. We are pleased to have you over here. धन्यवाद अपूर्वा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके ऑडियंस के लिए आज कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं और ये डिस्कशन में मैं ट्राई करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि हम लोग इस पे बेस्ट वैल्यू एडिशन कर पाएं। Definitely. We are thankful to you to come on this show and let's begin. तो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि इतनी डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस का राज क्या है? इसका राज ये है कि ये बहुत कम लोगों को पता है, बट जब मैं अपने पिछले अगर अतीत में जाकर के देखूं तो 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स में मैं फेल हो गया था और मुझे सिर्फ 10 मार्क्स आया था। और तब तक वो इसलिए हुआ था क्योंकि एक तो पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये अलाउंस था कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो वो अलाउड है, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बन जाता था, तो आपको ग्रेस मिल के पास हो जाता है। राइट। सो अभी तो फेल करने का ही सिस्टम निकल गया है। ओके, आई एम नॉट अवेयर बिकॉज आई डोंट, मेरा अभी तक कोई किड्स नहीं है तो आई डोंट नो कि अभी का सिस्टम क्या है। बट जब मैं कर रहा था, जब मैं 11th में था तब उस टाइम पे हाई स्कूल में जनरली अगर आप एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बन जाता है। तो 10th तक तो सब कुछ अच्छा था, बट 11th से अगर आप देखेंगे जनरल करिकुलम में मैथ्स में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं और वो जो चेंजेस हुए थे उसमें एक इशू ये है कि जो नंबर्स आप देखते हो 10th स्टैंडर्ड तक वो अल्फाबेट्स और ग्रीक्स और पता नहीं क्या क्या सिंबल्स अचानक से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं 11th स्टैंडर्ड से, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो पता नहीं चल पाता है कि ये जो हम कर रहे हैं या ये हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ये इसका अल्टीमेटली रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन क्या है। आई थिंक वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अहम था मेरे लिए कि जो भी चीज़ की मैं पढ़ाई करूं वो मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो में देख पाऊं कि उसको मैं कैसे जा करके इम्प्लीमेंट करूंगा, जो मुझे उस टाइम विजिबिलिटी नहीं आ पाया। बट ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था, लेकिन 11th और 12th स्टैंडर्ड में तो कम से कम यही था और मुझे पूरा 10 मार्क्स आया था 100 में से। और जब बाद में जा करके मैथ्स का अहमियत पता चला, और ये हुआ काफ़ी बाद में जब मैं अपने करियर में ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा था, टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था, और जब मैं टेक्निकल एनालिसिस में जब मुझे लगा कि अब ये जो इंडिकेटर्स है या जो सब्जेक्ट है वो बहुत स्टैटिक था, बिकॉज अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेजेस हो गया या जितने भी और RSI और ये सब कैलकुलेशन है, ये सब 2006-07 में वर्क करना मेरे हिसाब से, आई एम श्योर अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, बट मेरे हिसाब से 2006-07 तक ये चल रहे थे जहाँ पे सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा था। बट उसके बाद ये वर्क करना बंद हो चुका था और तब शुरू हुआ मेरा जर्नी कि मैं इस इंडिकेटर को ट्वीक करके जो भी इस प्रॉब्लम थे इंडिकेटर्स में उसको मैं फिक्स करना चाहता था। और तब वहाँ से क्यूरियोसिटी हुआ कि ये इंडिकेटर का जो मैथ्स है उसको जाके हम फिक्स कर सकते हैं क्या। फिर बाद में ये करते करते आई थिंक कुछ 200-300 इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर मैंने खुद का बनाया
और फिर बाद में पता चला कि ये यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्वांट फाइनेंस का जो ये पूरा वर्ल्ड है। सो मुझे ये नाम नहीं पता था कि इसको क्वांट फाइनेंस कहते हैं, बट आउट ऑफ इंटरेस्ट मैं सीखता चला गया। और फिर एक फेज आया फाइनली जब मैं क्वांट फाइनेंस का पढ़ाई कर रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वही 11th का बुक जो मैंने छोड़ दिया है वो पढ़ना पड़ा, 12th का बुक पढ़ना पड़ा, और मुझे एक मैथ्स एक टीचर खोजना पड़ा जो मुझे वो बेसिक्स पढ़ाए, जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो गया या बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए। और उसके बाद जा करके फिर मैंने जब कॉन्फिडेंस का पढ़ाई जब मैं कर रहा था उस टाइम हार्डली आई थिंक इंडिया में कुछ चंद 5-6 लोग होंगे जिन्होंने वो पढ़ाई किया था। तो काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज पूरे कंट्री में कोई भी टीचर नहीं मिला मुझे जो मुझे पढ़ा पाए। तो इट वाज अ सेल्फ जर्नी। एंड देन 6 मॉड्यूल्स थे और 6 मॉड्यूल्स में मेरा एवरेज स्कोर था 98%, उसमें से एक मॉड्यूल में 100% आया था। तो आई थिंक ये पूरा मेरा लाइफ का एक यू टर्न, या उसको बोलते हैं ना एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था जहाँ पे एक्सट्रीम लो तक में गया और फिर वहां से ये जो रिकवरी है ये आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं हाईलाइट ये करना चाहता हूँ इसमें, ये पूरे जो मैंने अपने लाइफ का एक जर्नी आपके साथ शेयर किया, कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। मैं कोई कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मैंने कोई आईटी का कोई पढ़ाई नहीं किया, लेकिन आज मैं ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में कोड कर सकता हूँ। और हम लोग जो कोड करते हैं वो इतना लो लेटेंसी है कि मुझे लगता है कि शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह का लो लेटेंसी कोड लिख पाते होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कि आप उस फील्ड में या वो पढ़ाई करो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है। और हो सकता है आपको जब आप कर रहे हो शुरू में तब आपको इंटरेस्ट नहीं हो, बाद में भी इंटरेस्ट हो, तब आप जाकर के करो। एज इज नॉट अ फैक्टर, बट आई थिंक इंटरेस्ट मैटर्स। एब्सोल्युटली, जो भी करो पूरे दिल से ईमानदारी से करो तो आई थिंक उस फील्ड में आप डेफिनेटली सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो शुभम, ये शायद बहुत ही कम लोगों को भी पता है कि आप धनबाद से हो और वहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन लेने वाले शायद पहले इंसान थे, और वो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वहाँ पे ट्रेडिंग करते थे और फिर आ गया है। तो वो शुरुआती दिनों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। पहली बात तो मुझे लगता था कि बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन अगर आपको पता है तो ये ओपन सीक्रेट है। मैंने आप पे काफ़ी रिसर्च की है आपको इधर शो पे बुलाने से पहले। ओके, तो आई थिंक आपने काफ़ी डीप रिसर्च किया है, बिकॉज मैं भी ऐसा ही सोचता था कि बहुत कम लोगों को पता है। और जब मैं धनबाद में था, ऑलमोस्ट 2001 के आसपास का ये बात है, तब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है ये धनबाद में तो एटलीस्ट कोई नहीं जानता था जितना मुझे पता है, बिकॉज मैं एटलीस्ट जितने ब्रोकिंग हाउसेस थे ऑलमोस्ट हम लोग सब एक दूसरे को जानते थे। और उस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो ऐसा कोई रिसर्च या ऐसा कुछ कोई कैसे करता है या इसका कोई सॉफ्टवेयर भी होता है, ये बहुत कम लोगों को पता था। और मैंने जब उस टाइम पे जब सॉफ्टवेयर देखना चालू किया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज उस टाइम एक अच्छी बात ये थी कि इंटरनेट आ चुका था। और इवन दो वो रिलायंस का छोटा सा एक फ़ोन 500 रुपये में मिलता था, बट उसमें सर्फिंग आप कर सकते थे, राइट। तो ऑनलाइन मैं कोशिश कर रहा था कि ये फील्ड में और मैं क्या अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। तो सॉफ्टवेयर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि कौन सा सॉफ्टवेयर मिल सकता है। तो उस टाइम पे तो मुझे याद है कि सिर्फ ईओडी सॉफ्टवेयर मिलते थे जो अच्छे थे, और रियल टाइम पे जो सॉफ्टवेयर थे वो इतने सारे इंडिकेटर्स प्लॉट भी नहीं कर पाते थे। एक दो चंद नाम थे, और फिर मैंने दो सॉफ्टवेयर मैंने आई थिंक उस टाइम परचेज किया था और फिर हमने शुरू किया। और जैसे आप कोई मेला लगता है उसमें जाते हैं, वैसे सारे क्लाइंट्स आने लग गए थे देखने के लिए कि इसको देख के कैसे बता सकता है कि स्टॉक कहाँ पे जाने वाला है। तो वैसा हो गया था, बट मेरा इंटरेस्ट था। तो आई थिंक इंटरेस्ट था तो आपको जरूरी नहीं है कि कोई आपको गाइड करने के लिए हो। इंटरनेट बहुत बड़ा है, और अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करते हो और अगर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में तो पॉसिबल है। तो ये बात सच है कि 2001-2 के आसपास से ही टेक्निकल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर धनबाद में मैं यूज़ कर रहा था। और मुझे नहीं पता अगर कोई और यूज़ कर रहा होगा तो, बट एटलीस्ट पूरा नेटवर्क को जितने लोग को हम जानते थे उसमें कोई ऐसा सिनेरियो या कोई और एग्जांपल नहीं था। तो आपने आपके करियर की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक में एज अ आरएम की थी, फिर वहाँ से आप जेएम फाइनेंशियल में गए, फिर वहाँ से मोतीलाल ओसवाल में क्वांट टीम को लीड कर रहे थे, एंड फिर इवेंचुअली यू स्टार्टेड योर ओन वेंचर। तो ये काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है आपका। तो ये एक्सपीरियंस आपको अभी कैसे हेल्प कर रहा है मार्केट्स में?
सो यस, मैंने शुरुआत एक्चुअली आईसीआईसीआई से भी काफ़ी पहले किया था। मैं कोलकाता में एक मार्केटिंग कंपनी में सेल्स जॉब में था, जहाँ मैं डिक्शनरी बेचता था। तो मेरा फर्स्ट जॉब भी वो भी नहीं था। इनफैक्ट उसके भी पहले मैं एलआईसी में फॉर्म्स भरने का काम करता था, और मुझे 1000 रुपये सैलरी मिलता था उस टाइम पे। और फिर तो बाद में ये मैं वाली कोलकाता शिफ्ट बात शायद कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुई है अब आई तक। थिंक फर्स्ट टाइम मेरे घर वालों के अलावा या मेरे फ्रेंड्स के अलावा आई थिंक किसी और को नहीं पता है ये बात। क्योंकि अभी तक मैं जनरली कोई अपना पर्सनल इंटरव्यू में नहीं देना चाहता था अभी तक, इसलिए बहुत सारा और प्लेटफॉर्म में मैंने नहीं दिया है। लेकिन आपका ये जो इनविटेशन आया है, इस बार पहली बार ऐसा है जब मैं ओपन फोरम पे इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यस, काफ़ी पहले मैंने शुरू किया था, और भी एक दो छोटे मोटे जॉब्स मैंने किए थे। और उसके बाद फाइनली मुझे लगता है कि मेरा करियर जो शुरू हुआ था, मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो करियर शुरू हुआ था वो हुआ था सेल्स से। सेल्स में मैंने काम किया। फिर उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में आई वाज अ टेलीकॉलर। और उस टाइम पे धनबाद में टेली कॉलिंग का आज जो हैरेसमेंट लगता है, जो हमको रोज कॉल आता है और हम डिस्कनेक्ट करते हैं, बट 2002 से 4 के बीच में टेली कॉलिंग का ऐसा कोई कंसेप्ट धनबाद में तो नहीं था, राइट। और अगर उस टाइम आप लोगों को कॉल करो ना कि आप आईसीआईसीआई बैंक से कॉल कर रहे हो, तो लोग ऐसा हमें उतना इज्जत मिलता था कि अच्छा आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे कॉल किया, राइट। और फिर उस टाइम तो वो वैसा ही जॉब था, और वहाँ से मैंने सेल्स सीखा। फिर बाद में जब बाजार में मैंने इन्वेस्ट करना चालू, मैं अपना खुद का भी पैसा मैं इन्वेस्ट करता था। डैड का थोड़ा पोर्टफोलियो था, उसको मैं मैनेज कर रहा था। और फिर बाद में जब मैंने इस फील्ड में जब ज्वाइन किया कुछ कंपनियों के साथ, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनता चला गया, इंटरेस्ट आया, और मैं टेक्निकल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर और जो मैं यूज़ कर रहा था उसको मैं और बेटर करता चला गया। और अल्टीमेटली जाके आई थिंक जो टर्निंग पॉइंट्स थे, मैं एग्जैक्ट कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज आई थिंक दैट माइट बी समथिंग विच आई शुडंट डू, बट एक कंपनी में मैं जब काम कर रहा था, वहाँ पे मैंने हज़ारों करोड़ का पोर्टफोलियो संभाला, और मल्टीपल क्लाइंट्स का। आई थिंक बाजार में बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक, निफ्टी वाले स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पे 10-12% पोजीशन हमारा होता था, राइट। तो उस स्केल तक हम लोग ने काम किया, और फिर फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, ये इवन दो हम लोग ये पोजीशंस ले रहे हैं और सब कुछ इंटरेस्टिंग है, बट रिसर्च मेरा सबसे बड़ा फोटे था जहाँ पे मुझे एक्सेल करना था। और फिर फाइनली मैं रिसर्च में ही और अंदर जाता चला गया। तो शुरुआत तो हुई थी टेक्निकल एनालिसिस से बहुत पहले 2001 में, बट उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस मैंने कुछ 3-4 साल तक हार्डकोर फंडामेंटल एनालिसिस किया, जहाँ पे इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग एट द डेटा, बट क्रिएटिंग पूरा का पूरा एक्सेल मॉडल क्रिएट करके एक कंपनी को आप अगर एनालाइज करते हो तो 2 से 3 महीना का टाइम लगता है एक पूरा कंपनी को प्रॉपरली एनालाइज करने में। तो वो मैंने किया काफ़ी समय। और उसके बाद फिर जब क्वांट फाइनेंस आया लाइफ में, कि मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग और ऑटोमेशन, हम लोग मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम्स ऑलमोस्ट आज 10 साल हो चुका होगा हमें लिखते हुए। 10 साल से हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लिख रहे हैं, जब मशीन लर्निंग के बारे में लोगों ने सुना नहीं था। तो ये जो है, ये पूरा इंटरेस्ट से होता चला गया, और सेल्स से एडवाइजरी, एडवाइजरी से रिसर्च, रिसर्च से रिसर्च के अंदर फंडामेंटल, फंडामेंटल के अंदर क्वांट फाइनेंस, और आज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांट फाइनेंस एंड प्रोग्रामिंग इज़ व्हाट आई एम डूइंग। सो दिस वाज माय जर्नी ऑफ हाउ ये सारी जो पहले वाले जॉब्स थे वो आज भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज आज एज ए एंटरप्रेन्योर आप जब मैं कॉन्सेप्ट को लीड करता हूँ तो मुझे डाइवर्स स्किल सेट चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट कि मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया या एक एल्गोरिथम बना दिया और वो इमीडिएटली लोगों को पता चल Yeah, so जाएगा। you have to wear multiple hats. तो as a leader of your firm, तो ये आपको काफी सारा हेल्प करता होगा। या मैंने ऑफिस में झाड़ू भी लगाया, तो यू नीड टू सर्टेनली नो एवरीथिंग। Yeah. तो ऐसा ही है, आपको हर चीज के बारे में आपको एटलीस्ट, इवन इफ यू डोंट वांट टू बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग, बट यू नीड टू नो एवरीथिंग। चाहे वो Yeah, obviously. अकाउंटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो। तो इसीलिए आई थिंक मुझे लगता है ये जो मेरा डाइवर्स करियर रहा शुरू में, बाद में तो बहुत फोकस करियर रहा, बट जो शुरू में मेरा डाइवर्स करियर रहा वो मुझे आज जाके हेल्प कर रहा है। जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचता हूँ तो मल्टीपल रोल्स के बारे में एटलीस्ट मुझे पता है कि कैसे उसको यूटिलाइज डेफिनेटली, करना है। चलिए तो अब बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। मुझे पता है कि हमारे दर्शक काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे ऑप्शंस के बारे में कुछ इंसाइट्स मिल सके,
कुछ जानकारियाँ मिल सके जो कि वो प्रैक्टिकली अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सके। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर को ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करे ट्रेडिंग के लिए, ये डिसाइड करने में बहुत कठिनाई होती है। भले ही मार्केट में हमारा व्यू फिक्स हो जाता है कि तेज़ी करनी है या मंदी करनी है, लेकिन कौन से स्ट्राइक में करनी है, कौन सी एक्सपायरी में करनी है, ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो टेक योर टाइम एंड टेक अस थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें। इसका दो आंसर है। एक तो जो कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है जहाँ पे क्वांट फाइनेंस पिक्चर में आता है, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, इवन दो हम लोग ने एक एल्गोरिथम बनाया था इसी चीज़ के ऊपर जो आई थिंक ग्लोबली यूनिक है। बट एक रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पे पहली बात तो ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। ये अंडरलाइंग एक स्टॉक मैंने खरीद लिया या मैंने एक फ्यूचर खरीद लिया और उसको मैं रोल ओवर कर रहा हूँ, ऐसा तो होता नहीं। तो जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो एक 2-3 पॉइंट मैं इसमें टच करूंगा जो मुझे लगता है कि हर रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लेट्स से आप राशन खरीदने जाते हो घर का, तब आप जब चावल खरीदते हो तो आप इतने क्वांटिटी में खरीदते हो कि 2-3 महीना अगर मेरे घर पर रहेगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन जब आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हो तो आप 2-3 महीने के लिए नहीं खरीदते हो, आप 3 से 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेट करने के बाद 3 से 4 दिन के लिए आप सब्जी खरीदते हो। और जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि आप सब्जी खरीदने निकले हो, और इसको अगर आपने कुछ समय से ज़्यादा अपने पास रखा तो अल्टीमेटली वो सड़ जाएगा और आपके कुछ काम का नहीं है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, बट रिटेल के लिए वो कर पाना इतना ईजी नहीं होता है कि आप उसको लेके, ऑब्वियसली उसके ऊपर हम उसको डीप रेफ्रिजरेट करके और संभाल सकते हो सकता है, लेकिन वो जनरली मैं नहीं देखता हूँ कि कोई करते हैं। तो सबसे पहला तो जो गलती लोग करते हैं वो हमें रेक्टिफाई करना चाहिए कि ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा समय तक आप होल्ड नहीं कर सकते। आपको सबसे पहला ये बात पता होना चाहिए कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा आप ऑप्शन को होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप उसको उससे ज़्यादा होल्ड करके अगर आप उसको एक्सपायर होने दे रहे हैं और नहीं भी होने दे रहे हैं, अगर आप उससे ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो जो ऑप्शन का ग्रीक्स है, स्पेशली थीटा जिसको हम कहते हैं, वो आपका फोरकास्टिंग पावर को ओवररूल कर देगा। और इतना बड़ा फोरकास्टिंग पावर किसी के लिए होना इज नॉट प्रैक्टिकल, राइट। तो सबसे पहली चीज तो कि होल्ड नहीं करना चाहिए ज़्यादा समय तक। अब दूसरी बात पे हम आते हैं कि हमें सिलेक्ट कैसे करना चाहिए कि कौन सा स्ट्रैटेजी करना है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मेरी बहुत सिंपल राय है, इवन दो बहुत सारे 200 मिलियन स्ट्रैटेजीज होते हैं, राइट। हमारा जो हमने एल्गोरिथम जो कोड किया उसमें 200 मिलियन स्ट्रैटेजी। तो आप क्या सब सीख पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर आप मशीन यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली मशीन्स कैन डू बेटर, बट अगर हम मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं और मुझे ट्रेड करना है तो मुझे ना अपने आर्सेनल में 1 या 2 टूल 3 टूल से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, बिकॉज अगर आप सब कुछ रखने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ा टूल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो तो है सिंगल ऑप्शन, जहाँ पे बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने एक ऑप्शन खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट आया और आपने ये एक्सपेक्ट किया, वो चला या नहीं चला, यू आर आउट ऑफ इट। और अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो तो 1-2 स्प्रेड्स आप सीख सकते हैं, जैसे जिसको हम बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। जब आपका कोई ट्रेड नहीं चल पा रहा है तो आप उसमें एक ऑप्शन आप सामने उसका बेच दीजिए। नेट नेट आपका जो रिस्क है वो फिर भी लिमिटेड है और आपको कमाने का उसमें भी मौका मिलता है। इसके बियॉन्ड जाना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, और इसके अंदर ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर है। तीसरी चीज़ है कि मैं आजकल बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए, इंडिया में मैं जितने भी इन्वेस्टर से बात करता हूँ कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन राइटिंग करना शुरू कर चुके हैं। और जितना मुझे पता है, जिस तरह का मैंने अपने करियर में इतने सारे पोर्टफोलियो ब्लो होते हुए देखा है ऑप्शन राइटिंग में। हम लोग ने खुद का भी बुक हम लोग ने मैनेज किया है और हमने पैसा बनाया है, लेकिन वो इतना बड़ा प्रोफेशनल गेम है कि वो रिटेल के लिए तो नहीं है जितना मुझे पता है। और इवन जो HNIs और अच्छे अच्छे क्लाइंट थे जिनके पास 100 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो था, ऐसे कम से कम 30-40 एग्जाम्पल को मैं जानता हूँ जिनको हमने मना किया और उन्होंने किया, एंड अल्टीमेटली दे ब्लू अप द पोर्टफोलियो। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग एक ऐसा चीज़ है जो रिटेल के लिए नहीं बना है, वो नहीं करना चाहिए। अब आते हैं लास्टली जो आपका फाइनल क्वेश्चन था कि स्ट्राइक सिलेक्शन हमें कैसे करना चाहिए और कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि स्ट्रैटेजी है सिंगल ऑप्शन, या आप ज़्यादा से ज़्यादा बुल कॉल स्प्रेड करें, जो मेरी राय। तो अब अगर हम सिंगल ऑप्शन करते हैं तो इसमें मैं आपको 1-2 थंब रूल बताता हूँ। अब जो थीटा है ना, वो डीके होता है अपने
लीनियरली डिके नहीं होता है, वो जब बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी है तो बहुत स्लो डिके होता है। सो क्या सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट क्या आप पहले थीटा के बारे में कुछ हमें हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि एग्जैक्टली थीटा सिंपल लैंग्वेज में होता क्या है? ये थीटा, व्हाई इज थीटा सो इम्पोर्टेंट? ओके, सो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ थीटा, कि अगर आप कोई नदी को देखें तो वो पूरा टाइम उसका क्या बिहेवियर है, वो पूरा टाइम बहता रहता है, राइट? सो जो पानी है उसका एक बिहेवियर है कि आप उसको कहीं भी रख दो वो बहता रहता है। और हो सकता है कि उस नदी में कभी फ्लैट सरफेस हो, कभी और स्टीप सरफेस हो, और उसका पेस बदलता रहता है। सिमिलरली थीटा पूरे समय बहता रहता है। जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपके ऑप्शन का प्राइस में से पूरा समय एक कंपोनेंट बहता रहता है, और उसको हम बोलते हैं थीटा। अब ये जो थीटा बहता है, मतलब इसका मतलब है कि आपने 100 रुपये में ऑप्शन लिया, और अगर उसमें लेट्स से 40 रुपये का थीटा है, तो वो 40 रुपये का कंपोनेंट धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगा, राइट? और जो ऑप्शन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है थीटा। अब इसका जो डीके है वो डीके लीनियर नहीं है, मतलब अगर 40 दिन बचा है एक्सपायरी को और 40 रुपये आपका थीटा था ऑप्शन का, तो हर दिन 1 रुपया कम होगा, ऐसा नहीं होता, राइट? तो ये कैसे डीके होता है? तो फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी में, जब फर्स्ट हाफ का मतलब है कि अगर 30 दिन का एक्सपायरी है तो लगभग 13 दिन से ज़्यादा आपका अगर बचा है, मतलब लगभग अगर ये जोन में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो थीटा स्लो डीके होता है। मतलब आप अगर उस जोन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो नॉर्मली आप 4 से 5 दिन तक ऑप्शन को, अपना सिंगल ऑप्शन का ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और ये जोन में आपको बुल कॉल स्प्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज बुल कॉल स्प्रेड हम कब करते हैं? जब हमें सामने किसी चीज का कंपनसेशन चाहिए। हम ऑप्शन अगर एक्स्ट्रा ऑप्शन बेच रहे हैं तो मुझे उसका कंपनसेशन चाहिए, राइट? कि वहां पे थीटा डीके होगा और उस चीज से मुझे फायदा होगा, जो होता नहीं। तो नीचे का ऑप्शन अगर हमने खरीदा है तो, और ऊपर का बेचा है, तो वी वांट के ऊपर वाला ऑप्शन हमें पैसा दे, तो वो एक्सपायरी के शुरू में नहीं करना चाहिए, एक्सपायरी के अंत में करना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी में आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन बेच के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपको उसमें कोई मुनाफा नहीं होने वाला है, तो इसीलिए आपको बेचना नहीं चाहिए। जब हम मिड एक्सपायरी की बात करते हैं, जहां पे आपका लेट्स से 2 हफ्ता से कम बचा है अब एक्सपायरी को, उस जोन में क्या होता है कि वहां पे अब आपका थीटा डीके होना शुरू हो जाता है एट अ हायर पेस, राइट? थोड़ा सा और फास्ट हो जाता है थीटा डीके। तो पहली चीज तो हमको ये करना चाहिए कि जो हमारा सिंगल ऑप्शन का ट्रेड है वो हमें 3 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। मतलब अगर 2 हफ्ता से कम का समय बचा है, से लेके 1 हफ्ता बचा, मतलब ये जो जोन है 2 वीक्स बिफोर एक्सपायरी वाला जो जोन है, उसमें हमें 3 दिन से ज्यादा ऑप्शन होल्ड नहीं करना चाहिए। और ये जो 3 दिन का जो मैं रूल बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने 3 दिन से ज्यादा होल्ड किया तो थीटा का जो लॉस है वो आपका फोरकास्टिंग पावर खत्म कर देगा, राइट? आप कितना भी अच्छा फोरकास्ट, आप पंडित को जाके अपना पोर्टफोलियो दिखा लीजिए और रोज सुबह जाके पूछिए कि आज कौन सा ऑप्शन चलने वाला है, वो भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के अगेंस्ट है। तो इस जोन में हम लोग बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जहां पे अब थीटा डीके हो रहा है, तब सेंस बनता है कि हाँ मैं एक्स्ट्रा ऑप्शन बेचूं और वो एक्स्ट्रा ऑप्शन बेचने से मुझे कुछ फायदा होगा। और तीसरा जो जोन होता है थीटा का, वो होता है लास्ट, मतलब एक्सपायरी वीक, जहां पे एक अच्छी बात यह है कि अब तो ब्रोकर आपको ट्रेड ही नहीं करने देते हैं लास्ट में, राइट? सिंगल ऑप्शन तो आप खरीद ही नहीं सकते हो, तो आप वैसे भी बच जाते हो। लेकिन अगर जनरली अगर कल दिन ट्रेड करने दें या फर्स्ट 1-2 दिन में तो करने देते हैं, वहां पे थीटा इतना फास्ट डीके हो रहा होता है कि अगर आप 1 दिन या BTST से ज्यादा अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हैं तो आपका फोरकास्टिंग पावर काम नहीं कर पाएगा। तो आपका एज अ सिंगल ट्रेडर, सिंगल ऑप्शन ट्रेडर, आपको थीटा के हिसाब से जो 3 जोन मैंने बताया, 5 दिन का होल्डिंग पीरियड, 3 दिन का होल्डिंग पीरियड और 1 दिन का होल्डिंग पीरियड, आपको ये मॉडिफाई करने की जरूरत है। और लास्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी में जब ऑप्शन थीटा काफी फास्ट डीके हो रहा है, वो एक ऐसा समय है जहां पे मैं डेफिनेटली बुल कॉल स्प्रेड करूंगा, बिकॉज मुझे सिंगल ऑप्शन करके बहुत ज्यादा उसमें बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैं 1 दिन से ज्यादा होल्ड ही नहीं कर सकता हूँ। तो अगर उस जोन में मैं देखूं तो उस जोन में मुझे लगता है कि बुल कॉल स्प्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए, बिकॉज वो बेटर है। तो बहुत सारी टेक्निक्स नहीं करके अगर हम सिर्फ इतना ही टेक्निक फॉलो करें और इसी में अगर हम अपना ऑप्शन ट्रेड को बनाते हैं, तो मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स हमारे फेवर में होगा। डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी इंसाइट्स है जो कि ये आपके जैसे एक्सपर्ट ही दे सकेंगे। और इनफैक्ट काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ये माइंडसेट से सोचते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर हो, वो ऐसा सोचते हैं कि ऑप्शन का ट्रेड तो एक सट्टा है, मतलब लॉटरी है, कि एक्सपायरी वाले दिन पे ट्रेड करो और बना लो, एक का 10 हो जाएगा, तो वही करना चाहते हैं ज़्यादातर लोग, बट दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू।
सो इसमें मैं सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करता हूँ। मैं एक बार अपने टीम के साथ गोवा में था और एक कसिनो में, और हम लोग वहाँ पे खेल रहे थे, और सरप्राइजिंगली कसिनो में बहुत कम लोग जीतते हैं, और मैं जीता ही जा रहा था कंटिन्यूसली, और जितना हम लोग ने इन्वेस्ट किया था उसका आई थिंक 10 गुना हम लोग कर चुके थे उस कसिनो में। और हम लोग जीत रहे थे, इसलिए इतना मज़ा आ रहा था कि हम लोग को फाइनली हमारा फ्लाइट छूटने वाला था, लेकिन हम वहाँ से निकल नहीं रहे थे। और जब फाइनली हमने सोचा कि अब तो फ्लाइट छूट जाएगा, तो सारा पैसा एक ही में डाल दिया और फाइनली हम हार गए, राइट। और फिर हम निकल गए, और वो भी खुश होके। तो अगर आपका इंटेंशन है सट्टा करना, तो जब तक आप अपना पोर्टफोलियो जीरो नहीं कर दोगे ना, आप अपना फ्लाइट छोड़ दोगे, बट वहाँ से निकलोगे नहीं। तो ये थे शुभम अग्रवाल जी। इस एपिसोड में हमने इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना, इन्होंने मार्केट्स में कैसे कदम रखा ये जाना, और इसके अलावा ऑप्शंस के बारे में बहुत सारी इनसाइट्स भी ली। आई एम श्योर कि इसके जैसी इनसाइट्स आपको पहले कभी कहीं नहीं मिली होगी। तो ये एपिसोड देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। इस एपिसोड को लाइक कीजिए और भी ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आई एम श्योर कि अगले एपिसोड में भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण इनसाइट्स मिलने वाली है। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। कि अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और आपको लगता है कि उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, और आप उसके पहले जाके कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो, इतना सिंपल नहीं है कि आप ऑप्शन बेच दोगे और पूरे दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा। और बुरा बात यह है इस ट्रेड का एज एन ऑप्शन राइटर, कि अगर कुछ बदला तो आप अपना ट्रेड को एडजस्ट तक नहीं कर पाओगे।